हम आज क्रेब्स साइकिल पर बात करेंगे। तो क्रेब्स साइकिल का सबसे पहले डायग्राम देख लीजिए आप लोग। इस प्रकार से गोल चक्र है और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि जो चैप्टर का नाम रहेगा वो रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। मतलब जो ऑक्सीशोषण करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन करते हैं उसकी मैकेनिज्म किस प्रकार की रहेगी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो पायरुविक एसिड बना है, ये पायरुविक एसिड आया कहाँ से, पहले इसको ध्यान दीजिए। तो ये हुआ है, हमने जो ग्लूकोज से शुरुआत करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन की, उसका ब्रेकडाउन होता है अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, होता ये है। लेकिन ग्लूकोज के बारे में मैंने ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताया था कि ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे के द्वारा होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और ये हर जीव में, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, सब में मोस्ट कॉमन रहेगा वो कहलाता है ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस हुआ, उसके बाद जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था वो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में टूट गया, ब्रेक डाउन हुआ है ग्लूकोज का किसमें, इसमें। अब उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बना है, ये फर्दर इसकी एंट्री, यदि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें हम, ऑक्सीशोषण के जीवों जैसे जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, सीधी सी बात, तो उनमें होता जो रेस्पिरेशन है वो आगे चल के क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ही कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही आगे यूज की जाएगी। अब इसके बाद सबसे पहली बात, ये जो पायरुविक एसिड बना, इसके 2 मॉलिक्यूल बने, किससे, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। अब ये पायरुविक एसिड देखो इंटर कर रहा है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल। लेकिन ध्यान रहे, एंट्री के पहले इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा 2 कार्बन कंपाउंड में। ये 3 कार्बन है, देखिए 1 2 3 कार्बन कंपाउंड है। अब इसको यदि क्रेब्स साइकिल में एंटर करना है तो पहले 2 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, इसको बोलेंगे एसिटिल कोएंजाइम। यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी दैट विल बी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम बनने की जो प्रक्रिया है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि NAD जो है वो रिड्यूस हो रही है NADH+H। मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ध्यान रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी साथ साथ निकल रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो पायरुविक एसिड है इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निकलना ही कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को कौन ले लेगा, ये हमारे NAD ले लेंगे, एक्सेप्टर है ये। और NAD जब लेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को तो रिड्यूस हो जाएंगे, रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनेगा। दिस इज कॉल्ड NADH को क्या बोलते हैं अपन, रिड्यूस्ड कोएंजाइम। तो ये पूरी प्रोसेस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसको अलग से पढ़ना पड़ेगा। जो आप लोग यदि PG पढ़ेंगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में जाएंगे, फिजियोलॉजी का अध्ययन डिटेल में करेंगे, तब ये पूरा इतनी स्टडी को अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर पायरुविक डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की उपस्थिति में, एक बहुत कॉम्प्लेक्स वाला जो एंजाइम रहेगा, इसकी उपस्थिति में NAD, TPP, लिपोइक एसिड, ये 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और तब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, नंबर 1, रिड्यूस्ड कोएंजाइम बनेगा, और साथ में इसको एक कोएंजाइम भी देना पड़ेगा। जब कोएंजाइम दोगे तब पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो गया। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम इंटर करेगा कहां पर, तुम्हारा क्रेब्स साइकिल में। और ध्यान रहे क्रेब्स साइकिल होती कहां है, तो क्रेब्स साइकिल होती है, ये पायरुविक एसिड से ही शुरू हो जाता है ऐसे क्रेब्स साइकिल, पर चूंकि ये एसिटिल कोएंजाइम बनना था तो ये पहुंच रहा है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तुम लोगों को ये मालूम होगा बच्चों कि जो हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था, तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, दोनों में है। तो वहां पर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और यू कैन से ग्लाइकोलिसिस। लेकिन अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर कर गया है पायरुविक एसिड,
तब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है वहां पर प्रवेश करने के बाद आगे की क्रियाएं हो रही है। क्रेब्स साइकिल वगैरह सब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ही होगा, ध्यान रहे। और अब मतलब दूसरा, ये ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जो फर्स्ट स्टेप था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, इट इज ए पार्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्योंकि हमने पायरुविक एसिड से लिया है। उसके बाद पायरुविक एसिड अब एसिटिल कोएंजाइम इंटर करेगा, और सबसे यहां हमने रिएक्शन लिख दिया लाइन से, इतनी सारी रिएक्शन 10 रिएक्शन होंगी। सबसे पहले ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो रहेगा 4 कार्बन का इस चक्र में जैसे घूम रहा है मान लीजिए, तो ये चक्र में पहला एक्सेप्टर रहेगा, इसको एक्सेप्ट करेगा। 4 कार्बन का कंपाउंड और ये 2 कार्बन का कंपाउंड, दोनों ही आपस में मिलेंगे। और एक एंजाइम होता है कंडेंसिंग एंजाइम, मतलब कंडेंसेशन होगा यहाँ पर, दोनों आपस में कंडेंसिंग एंजाइम की उपस्थिति में, जिसका नाम है साइट्रेट सिंथेटेज की उपस्थिति में एक मॉलिक्यूल वाटर इज बीइंग यूज्ड, यहाँ पर पानी का उपयोग होगा, और 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब ये 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, लेकिन यहाँ पर कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा, यही कोएंजाइम फिर वापस यहाँ पर चला जाता है, ध्यान रखें। देन 6 कार्बन कंपाउंड का ये जो रिएक्शन था दैट इज कॉल्ड एडिशन। यहाँ पर एडिशन हुआ है, 2 आपस में योगात्मक क्रिया है, दोनों मिले हैं, कंडेंसिंग एंजाइम की उपस्थिति में हुआ है, तो कंडेंसेशन हुआ है। अब इसके बाद पानी इससे बाहर निकल जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड से। एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आयरन कैटलिस्ट का उपयोग यहाँ प्रेजेंस रहेगा, और ये सिस एकोनिटिक एसिड बनेगा, वो भी 6 कार्बन का, केवल पानी बाहर निकला है। उसके बाद फिर से हम पानी देंगे उसको, ये दिया जाएगा सेल के द्वारा, और ये एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रिक एसिड बन जाएगा। तो केवल ये इसलिए हो रहा है इतना सब चेंज, क्योंकि साइट्रिक एसिड की पोजीशन जो है उसको है साइट्रिक एसिड दोनों, लेकिन यहाँ पर आइसोसाइट्रिक एसिड हुआ है, पहले पानी निकला फिर वही पानी चला गया। इसके बाद यहाँ पर कोई एकोनिटेज एंजाइम है, आयरन कैटलिस्ट है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले डिहाइड्रेशन हुआ था, पानी निकला था, फिर हाइड्रेशन हुआ, पानी इंटर हुआ, वही पानी, फिर अब होगा ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दें, ऑक्सीडेशन का मतलब ये जो आइसोसाइट्रिक एसिड है 6 कार्बन कंपाउंड का 6C, इससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बाहर निकलेंगे, जो NAD के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे और NADH+H बनाएगा। ठीक है, कई किताबों में NADH2 भी दिया है, चल जाता है। जो एंजाइम रहेगा, ध्यान दीजिए, जब भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो आइसोसाइट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, उसके बाद ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड बन जाएगा, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। अभी केवल इससे प्रोटॉन बाहर निकला है, 2H बाहर निकल गए आइसोसाइट्रिक। अब ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। ध्यान दीजिए, यहां पर हमने 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकाला था, 2 कार्बन बचे थे। ठीक है, ये 1 और ये 2 कार्बन बचे थे। ये दोनों कार्बन एक के बाद एक निकलेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप में 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकल गई। क्या बन गया? अब 6 कार्बन से 5 कार्बन कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये कहलाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। एंजाइम का नाम क्या रहेगा? ऑक्जेलोसक्सेनिक डीकार्बोक्सिलेज। एंजाइम के नाम को रटने की ज्यादा जरूरत नहीं, समझ लीजिए, जब भी एंजाइम का नाम लिखते हो तो ऑक्जेलोसक्सेनिक के बाद डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो कार्बोक्सिलेशन होता है, वहां कार्बोक्सिलेज एंजाइम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है। वैसे प्रोटॉन निकलता है तो डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो एंजाइम से घबराने की जरूरत नहीं, एक एंजाइम यहीं पे लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद यहाँ जो प्रोसेस है, 5 कार्बन जो कंपाउंड बना, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, इसके बाद की जो क्रिया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसमें क्योंकि 5 कार्बन है, यहाँ पर 2 चीजें एक साथ होंगी, डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा और डिहाइड्रोजनेशन भी होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड है। और कोएंजाइम भी देना है अपने को, पहले एक कोएंजाइम दिया जाएगा। कोएंजाइम जैसे दिया, 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा सक्सेनिल कोएंजाइम, जो 4 कार्बन कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, इसलिए 5 से 4। अब ध्यान दीजिए, इसमें जो तीनों कार्बन थी, हमको एक्चुअल में रेस्पिरेशन में करना क्या है, जो भोजन में कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, कचरा रहता है, वो बाहर करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में
एक कार्बन यहीं निकल चुकी थी, दूसरी कार्बन यहाँ निकली, तीसरी कार्बन यहाँ निकली। अब कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो चुकी। अब केवल जो तुमने भोजन किया है या जो भोजन प्लांट बना रहे हैं, जो उसका रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उसमें केवल अब एनर्जी बची है, ठीक है। वो एनर्जी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के माध्यम से आगे NAD और FAD को दी जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर एक NAD रिड्यूस हुआ NADH प्लस H में, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, मैग्नीशियम कोफैक्टर है, और इस प्रकार से 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिल कोएंजाइम। यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा ये कहलाएगा अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। क्या रहेगा? अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज। हालांकि यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है, पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया हो रही है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। मीन्स ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो बहुत लंबी प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यहाँ पर जो एंजाइम का नाम लिखो वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज ही लिखो तो बेटर रहे। अब आइए, सक्सिनिल कोएंजाइम 4 कार्बन का है, इसको पानी दिया जाएगा, पानी लेगा ये, और कोएंजाइम बाहर हो जाएगा। पानी इसलिए दे रहे हैं कोएंजाइम बाहर हो जाए। कोएंजाइम बाहर हो गया, यहाँ पर जो एंजाइम रहेगा दैट विल बी सक्सिनिल थायोकाइनेज। यहाँ पर भी बहुत ध्यान दीजिए, सक्सिनिल और थायोकाइनेज की उपस्थिति में ये 4 कार्बन का कंपाउंड से कोएंजाइम बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा सक्सिनिक एसिड, बन गया। यहीं पर GDP यदि है, GDP का मतलब गुएनोसाइन डाइफॉस्फेट, वो GTP में बदल जाता है, गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यदि ये GTP ADP से क्रिया कर ले तो फिर से ATP बन जाएगा और GDP बन जाए। GDP फिर वही क्रिया करेगा, ऐसा जैसे चक्र बढ़ता रहेगा। तो GDP का काम है GTP बनाना, और GTP जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन। यहाँ पर सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन हो रहा है। सबस्ट्रेट फास्फोराइलेशन का मतलब ये हो रहा है डायरेक्ट ATP नहीं बन रही, यहाँ पर पहले GDP से GTP बन रहा है, फिर ये GTP ADP से क्रिया करके ATP बना रहा है। तो ये भी ATP हमको एक ATP यहाँ मिलेगी, ध्यान रहे। इस प्रकार से ये सबस्ट्रेट फास्फोरिलेशन यहाँ पर हो रहा है, और इसके बाद 4 कार्बन कंपाउंड बन गया। देन अगला जो प्रोसेस होगा वो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ, पानी दिया गया है, हाइड्रेशन किया गया, पानी दिया गया, और इसके बाद सक्सेनिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर ऑक्सीडेशन होगा मतलब फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और FADH2 बनेगा। FADH2 के बारे में मैं बता दूं कि NADH2 और NADPH2 में अंतर यह है कि ये इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है NADH के अंदर, NADH2 के अंदर, लेकिन FADH2 के अंदर थोड़ा कम एनर्जी होती है। इससे 1 से 3 ATP बनती है, जबकि इससे मात्र 2 ही ATP बने, ये ध्यान रखना। बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सरल है ये, और नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिर घूम जाता है। इसके बाद फ्यूमेरिक एसिड को आप पानी देंगे इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम। तो एंजाइम बताना भूल गया था मैं, सक्सेनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजन। कभी भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो डिहाइड्रोजन एंजाइम बताना, और जो पहला का तत्व है सक्सेनिक एसिड तो सक्सेनिक डिहाइड्रोजन। फ्यूमेरिक एसिड बन गया, ये भी 4 कार्बन का है। फिर इसमें पानी दिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। पानी देने का मतलब हाइड्रेशन, पानी निकालने का मतलब डिहाइड्रेशन। तो पानी दिया इन प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज की उपस्थिति में, बन गया 4 कार्बन का मेलिक एसिड। अब मेलिक एसिड का पुनः ऑक्सीडेशन होगा, और मेलिक एसिड से फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे, NAD के द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे, NADH प्लस H, फिर रिड्यूस्ड कोएंजाइम बन जाएगा। फिर बनेगा ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ऑक्जेलोएस्टिक एसिड फिर तैयार हो गया एक्सेप्टर के रूप में, फिर जैसे स्टील कोएंजाइम इंटर करेगी फिर वही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अंडरस्टैंड? अभी आगे बचा है कि ये जो NADH बने हैं यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 NADH। अब 4 में 3 का गुणा कर लीजिए, 1 से 3 ATP बनेंगे, 4 से 12 ATP बन गए, ठीक है। अब FADH2 से 2 ATP, 12 और 2 14, 1 ATP यहां बन रही है, 15 ATP बन गई। और ये इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं, तो टोटल ATP कितनी बनेगी? 30।
30 एटीपी बन गई। और ध्यान रहे ग्लाइकोलिसिस यदि पढ़े होगे तो वहां पर 2 एटीपी शुद्ध गेंद थी, 32, वहां पर भी 2 NADH बने थे, ध्यान होगा, उससे 6 एटीपी, मतलब टोटल 38 एटीपी अपने को एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से प्राप्त होती है। ध्यान, इतनी एनर्जी प्राप्त होती है 38 एटीपी। तो पूरी क्रेब्स साइकिल के माध्यम से ये समझे, लेकिन तुरंत यहां पर एटीपी नहीं मिल जाएगी, इसका फिर आगे चल के ऑक्सीडेशन होगा। ये तो TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, इसके और भी नाम है, क्रेब्स साइकिल, ऑर्गेनिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA। कई किताबों में ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहा गया है, लेकिन अभी ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा तब एटीपी बनेगा, 3 एटीपी। वो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ोगे तब तुम लोग को पता है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यदि अलग से पूछा जाता है तो अलग से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना जरूर बताओ क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत कि 38 एटीपी कैसे बनी। इसमें तो 30 ही बनेगी, 8 एटीपी हमने ग्लाइकोलिसिस से लेना है। और ये ध्यान रहे कि क्रेब्स साइकिल में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं। एक तो डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, क्योंकि हमको कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है इससे। 3 बार देखा, एक बार यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकली, एक बार यहाँ निकली, एक बार यहाँ, तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। और दूसरी चीज इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इनको निकालना है, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन। तो घबराने की बात नहीं है, 2 ही क्रियाएं हैं। जो भी देखोगे डीकार्बोक्सिलेशन दिखाई दे रहा है 3 बार, और ये जो दिखाई दे रहा है डिहाइड्रोजिनेशन, जहां पर भी प्रोटॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला है, NAD के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है, वो कहलाता है डिहाइड्रोजन। मतलब जो भोजन अपन देख रहे हैं पायरुविक एसिड के रूप में यहाँ पर जो बना है ग्लूकोज से, उसमें मात्र जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालना है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को निकालना है। अब बच्चों को क्या है, ये 1 by 1 याद करने भूल जाते हैं, कैसे याद करें? तो उसके लिए फार्मूला हमारे गुरुदेव ने दिया था, C इज ओके, C देखो, C इज ओके, S वर्ग फ्यू मोक्सा, C माने साइट्रिक एसिड, थोड़ा प्रेशर देके कहा साइट्रिक एसिड। फिर C माने सिस एकोनिटिक एसिड, इज माने आइसोसाइट्रिक एसिड, O माने ऑक्जेलोसाक्सिनिक एसिड, K माने अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। S वर्ग 2 बार S लिखा है, सक्सिनिल कोएंजाइम, और दूसरा S क्या रहेगा, सक्सिनिक एसिड। FU फ्यूमेरिक एसिड, M फॉर मैलिक एसिड, और OXA फॉर ऑक्जेलोएसिड। इस प्रकार से यदि ये फार्मूला याद है तो बता सकते हो साइट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिल कोएंजाइम, सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिड। 10 ऑर्गेनिक एसिड के नाम दिए हैं। तो कुल मिला के ये जो क्रेब्स थे, इन्होंने जो खोज की उसके हिसाब से साइकिल पूरी बना दी गई है, और इसको तुम लोग को समझा दिया गया है। और इसमें ध्यान रहे ये सारी प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमन में हो रहा है या मैट्रिक्स में हो रहा है, और यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है, मेम्ब्रेन बोलता हूँ, मैट्रिक्स में हो रहा है, और ये सारी क्रियाएं मैट्रिक्स में हो रहा है। और ये साइक्लिक सीरीज में हो रहा है, जितने भी स्टेप हैं साइकिल में चल रहे हैं। और चूंकि ऑर्गेनिक एसिड के माध्यम से चल रहा है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने क्रेब्स साइकिल के बारे में आज ये जाना। और आगे की प्रोसेस देखिए, पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस ठीक से बताया गया था, अब दूसरा बताया गया क्रेब्स साइकिल। इसके बाद यदि कोर्स में होगा सेकेंड ईयर फाइनल के, तब तो ETS इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इन NADH रिड्यूस्ड कोएंजाइम का फर्दर टर्मिनल ऑक्सीडेशन होगा, जिसके चलते एक NADH2 से 3 ATP का निर्माण होगा, और अल्टीमेटली टोटल जो हमारा एम है वो 38 ATP को प्राप्त करना हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि फिर भी कोई डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट उस पर बात करेंगे हम, क्योंकि आप लोग बहुत ज्ञानी हैं। धन्यवाद।